हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पांडे आप सभी का एग्रीकल्चर एंड जीके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी जो आपका हरियाणा पीसीएस ने कंडक्ट किया था हरियाणा एडीओ का एग्जामिनेशन, उसकी ऑफिशियल आंसर की हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हरियाणा फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए यानी एफएसओ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर उस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो हमारे चैनल ने आया आपके लिए कोर्स जिसमें आपको प्रोवाइड होता है कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो कि हरियाणा फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, टेस्ट सीरीजेस है, क्वेश्चन बैंक है, क्वालिटी कंटेंट है। ये एश्योर करने के लिए कि आपका सिलेक्शन फॉर श्योर हो जाए, सफिशिएंट कंटेंट जो रिक्वायर्ड है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए वो अवेलेबल है जस्ट इन द कॉस्ट ऑफ 1300 रुपीज़। और इस कोर्स को परचेज करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए। रेस्ट आपको अगर कोई और डाउट होता है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, देन यू कैन फाइंड आउट all your doubts from there. Okay, मूविंग अहेड इन द वीडियो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपने एग्रीकल्चर एंड जीके एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज़ डू इंस्टॉल इट फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर वेयर वी आर प्रोवाइडिंग यू आर कोर्सेज, जो कि जितने भी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशंस होने वाले हैं उनके सभी कोर्सेज हम आपको यहाँ पे अवेलेबल कराते हैं। टेस्ट सीरीजेस अवेलेबल कराते हैं, स्टडी मटेरियल रिगार्डिंग ऑल द एग्जामिनेशंस, फ्री क्लासेस, फ्री क्विजेस, आईसीआर नोट्स जो कि हेल्पफुल होगा फॉर द बीएससी स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, एंड ऑल्सो सिलेबस फॉर एवरी एग्जाम्स। सारे एग्जाम्स के जो पर्टिकुलर सिलेबस होते हैं, डिफाइंड सिलेबस डिटेल्ड, वो आपके अवेलेबल कराए जाते हैं। न्यू अपडेट्स रिगार्डिंग ऑल योर एग्जामिनेशन, सारे अपडेट्स अवेलेबल हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे एग्जामिनेशन के, यूट्यूब क्लासेस के नोट्स, ये सारे फीचर्स आपको इस एप्लीकेशन पे अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो प्लीज़ डू इंस्टॉल आवर एप्लीकेशन इन योर एंड्रॉयड फ़ोन। अगर आपने एग्रीकल्चर एंड जीके एप्लीकेशन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है, नाउ इट्स द राइट टाइम टू सब्सक्राइब एग्रीकल्चर एंड जीके ऑन यूट्यूब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे जब भी हमारी कोई भी क्लासेस अपलोड हों। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन पेपर। जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा एडीओ का जो एग्जामिनेशन होता है वो मॉडरेट टू हाई लेवल आपका क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उन सारे क्वेश्चन की जो ऑफिशियल आंसर की है वो हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ जो क्वेश्चंस है उसको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया जाएगा। सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप, यानी कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप का एग्जाम्पल है। तो हमारा आंसर जो होगा वो है H प्लस K प्लस ATPase, यानी कि अब देखिए, जब भी हमारे जो सेल होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, उनका मेम्ब्रेन का कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है। तो उसमें क्या एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप होता है वो पंप्स होते हैं जो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन की जो डिफरेंस है वो उसको क्रिएट नहीं करते। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप और एक होता है इलेक्ट्रोजेनिक पंप। इलेक्ट्रोजेनिक पंप में कौन सा था, सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो इलेक्ट्रोजेनिक पंप, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को जनरेट करता है, क्योंकि उनके पास वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एक ग्रेडियंट से दूसरे ग्रेडियंट पे पास होने के लिए। लेकिन हाइड्रोजन
पोटेशियम ATPase जो हमारा पंप होता है, इस पंप को कोई भी इलेक्ट्रॉन जनरेशन की जरूरत नहीं होती, सो इट इज एन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल पंप। तो द राइट आंसर विल बी H+K+ ATPase। Moving to the next question, a drought year as a whole is defined by the Indian Meteorological Department IMD as a year in which the overall rainfall deficiency is more than 10%। यानी कि जो हमारा IMD है यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो एक ड्रॉथ ईयर को कैसे एक्सप्लेन करता है, यानी उसको क्या नाम देता है अगर उस एक साल में जो आपकी रेनफॉल डेफिशिएंसी यानी रेनफॉल की जो कमी है वो 10% से ज़्यादा हो, तो उस साल को हम क्या कहेंगे? उस साल को जो IMD जो हमारा है वो क्या कंसिडर करता है? तो जो उस साल को जो हमारा IMD है वो कंसिडर करता है एज अ लॉन्ग पीरियड एवरेज वैल्यू, यानी कि वो ईयर जिसमें 10% से ज़्यादा आपके रेनफॉल की डेफिशिएंसी है, उस ईयर को हम लॉन्ग पीरियड एवरेज वैल्यू कंसिडर करते हैं। इट इज गिवन बाय IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, H+ ATPase ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट आर। अब देखिए H+ ATPase जो होता है वो हमारा एक टाइप का पंप है, ठीक है। अब टोनोप्लास्ट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल का आउटर स्ट्रक्चर, यानी कि बाहर झिल्ली जो होती है यानी बाहरी मेम्ब्रेन होता है सेल का, उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और टोनोप्लास्ट क्या होता है? टोनोप्लास्ट होता है जो वैक्यूल होता है हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में ज़्यादा बड़ा प्रेजेंट होता है। उस जो वैक्यूल का जो हमारा जो मेम्ब्रेन होता है, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन सिंगल लेड मेम्ब्रेन जो वैक्यूल में प्रेजेंट होती है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। उसमें जो ATPase है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ATPase है वो कैसा होता है? सेम होता है, डिफरेंट होता है, नॉट नोन या नन ऑफ द एबव। सो इन दिस केस द ATPase इन बोथ ऑफ देम विल बी डिफरेंट, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है, दोनों के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसमें डिफरेंस है, इसीलिए दोनों का जो H+ ATPase होगा वो भी अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओशियानिक नीनो इंडेक्स कोरेस्पॉन्डिंग टू एल नीनो पीरियड इज। अब देखिए एल नीनो और ला नीनो दो एक जो हमारे पैसिफिक ओशन में जो करंट डेवलप हो रहे होते हैं ना, उसको ये एक समझिए ज्योग्राफी का पार्ट है, इंडियन मेट्रोलॉजी का पार्ट अगर आप कह सकते हैं, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी से रिलेट कर सकते हैं, वहाँ से एक क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। तो जो एल नीनो और ला नीनो होता है ना, जब भी हमारे जो पैसिफिक ओशन में जो पेरू एरिया का जो रीजन होता है वहाँ पर जब करंट जो वाटर करंट जब इवॉल्व होता है, तो जो ला नीनो होता है, जब ला नीनो पे पॉजिटिव इफेक्ट होता है तो क्या होता है कि इंडिया में यानी कि हमारे इंडिया में अच्छा मानसून हमें मिलता है। वहीं अगर हमारा ला नीनो जो एल नीनो जो पीरियड है उस पीरियड में हमारे पास ड्रॉट का यानी कि सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। तो जो ओशियानिक नीनो इंडेक्स कोरस्पॉन्डिंग टू एल नीनो पीरियड इज, यानी कि जो ओशियानिक नीनो इंडेक्स है वो एल नीनो से कैसे आपका कोरस्पॉन्ड करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ग्रेटर और इक्वल टू 0.5 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द राइट आंसर फॉर दैट, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइटोसिडेरोफोर्स हैव हाई एफिनिटी टू। अब फाइटोसिडेरोफोर्स क्या होते हैं? फाइटोसिडेरोफोर्स वो टाइप ऑफ आपका जो एलिमेंट या फिर कंडीशंस वो पैदा हो जाते हैं जब आपके जो प्लांट्स है उसमें किसकी आयरन की या जिंक की किसी एलिमेंट की डेफिशिएंसी होती है, तो ये पोर्स यानी कि ये जो आपका कैविटी है वो प्रोड्यूस हो जाता है। और इसकी जो हाई एफिनिटी है वो देखिए इसका एग्जाम्पल बोथ होना चाहिए, क्योंकि Fe2+ हो या Fe3+ दोनों के लिए, बट ऑफिशियल आंसर की में इट इज Fe3+, बट इट हैज हाई एफिनिटी बोथ Fe2+ एंड Fe3+ दोनों के लिए ही इसकी हाई एफिनिटी होती है। यानी कि जब भी प्लांट या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लांट सेल में हमारा कोई भी एलिमेंट जैसे जिंक या फिर आयरन ऐसे कुछ एलिमेंट्स जो हमारे माइक्रो एलिमेंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी पाई जाती है, तो ये फाइटोसिडेरोफोर्स एक्टिव हो जाते हैं और इनकी एफिनिटी जब भी Fe2+ Fe3+ अवेलेबल होता है तो उनकी एफिनिटी सबसे ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। सो अकॉर्डिंग टू द आंसर की द राइट आंसर विल बी Fe2+,
बट यू कैन कंसिडर बोथ, बट आपका आंसर Fe3+ दिया हुआ है, ठीक है। In which wavelength range the greenhouse gases absorb एनर्जी, यानी कि ग्रीन हाउसेस गैसेस, यानी कि जो हमारा CO2, मीथेन, ये सारे गैसेस हमारे एनर्जी को एब्जॉर्ब कब करते हैं? तो ठीक है, जनरली इट इज मोर देन 4, यानी कि 4 माइक्रोमीटर से ज़्यादा आपका जो ये होता है, जितनी भी एनर्जी होती है, ठीक है, रेडिएशन होता है, उससे होता है। तो इन सभी में से अगर हम सॉर्ट आउट करेंगे तो मोर देन 5 वाला ऑप्शन है, तो 5 to 100 माइक्रोमीटर जो आंसर इसका होगा। ओके, chlorophyll is formed from protochlorophyll in light. The protochlorophyll lacks 2 hydrogen atom, one each at dash and dash carbon of ring dash। ठीक है, तो जब हमारा जो क्लोरोफिल होता है, जब वो फॉर्म होता है फाइटोक्लोरोफिल से, जब लाइट उसमें पड़ रही होती है, तो वो क्या करता है ना, हाइड्रोजन लूज करता है। ठीक है, हाइड्रोजन, ये सारा जो प्रोसेस होता है, ये प्लांट फिजियोलॉजी से आपसे क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब हमारा जो लाइट है वो प्लांट पे पड़ता है, तो जो हमारा फाइटोक्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या करता है कि 2 हाइड्रोजन लूज करता है। वो लूज करता है कौन कौन से कार्बन से? तो 7th and 8th कार्बन ऑफ द 4th रिंग, यानी कि चौथे रिंग के 7वें और 8वें कार्बन से वो हाइड्रोजन को लूज करता है। ओके, so the right answer will be 7 to 8 hydrogen carbon from 7th to 8th carbon of 4th ring। okay, next, अब हमारा क्या है कि 8वां क्वेश्चन क्या है, इतने देर में सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन यही आया है। ठीक है, तो टेंशियोमीटर इज सूटेबल फॉर विच टाइप ऑफ सॉइल, यानी कि जो टेंशियोमीटर होता है वो किस टाइप ऑफ सॉइल के लिए हम क्या बोलते हैं, सूटेबल कह सकते हैं। जो टेंशियोमीटर होता है ना, वो एक जो टेंशन, यानी कि जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में जो प्रेशर क्रिएट करते हैं। टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स और प्रेशर क्रिएटेड बाय द एलिमेंट्स, तो वो उस प्रेशर को मेजर करने के लिए हम ये इस इक्विपमेंट को यूज करते हैं। सो द राइट आंसर विल बी सैंडी सॉइल। 9th क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। तो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, NADPME टाइप C4 पाथवे इज फाउंड इन। ठीक है, अब देखिए 2 टाइप का पाथवे होता है, एक NADPME और NADME। देखिए एक पाथवे और है जिसको कहते हैं NADME। तो कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो शायद आंसर गलत टिक किया होगा, बट जस्ट पी का डिफरेंस है। यहाँ पे आपका शुगर केन, मेज एंड वन मोर विल बी सोरगम। सोरगम के अंदर भी आपका जो NADPME टाइप C4 पाथवे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो द राइट आंसर विल बी शुगर केन एंड मेज, शुगर केन, मेज एंड सोरगम। और जो ये दोनों होता है ना, ये दोनों यानी कि एट्रिप्लेक्स और एमरैंथस और पोर्टुलाका, इसमें क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है NADME। ये टाइप का पाथवे जो होता है ये इन दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस इज पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस क्या होता है। पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस इज अ वीड। ठीक है, ये हमारा एक फॉरेन वीड जिसको हम कांग्रेस ग्रास कहते हैं, गाजर घास इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये बताना इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें जो होता है ये C3 प्लांट है या C4 प्लांट है, कैम प्लांट है या दोनों, C3 C4 कौन सा प्लांट है। ठीक है, तो जो इसका जो इस प्लांट की एक खासियत है कि ये दोनों चीज़ें शो करता है, यानी कि C3 और क्रांस एनाटॉमी दोनों चीज़ें ये शो करता है। इसीलिए द राइट आंसर विल बी C3 एंड C4
plant. It is both. It is an intermediate which have both C3 and C4 plant characteristic in it. अब अगला आपसे क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका कि इन्युलिन जो होता है, इन्युलिन इज अ पॉलीमर ऑफ, यानी कि इन्युलिन किसका पॉलीमर है, तो इन्युलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, यानी कि फ्रक्टोज का पॉलीमर इज द, फ्रक्टोज विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अब अगला एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि वाटर यूज एफिशिएंसी ऑफ राइस इफ द ग्रेन यील्ड इज 6000 kg per hectare with evapotranspiration of 950 माइक्रोमीटर. ओके, तो अब इसका जो वाटर यूज एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो आपका यील्ड अपॉन इवेपोट्रांसपिरेशन होता है. इट इज अ सिंपल फॉर्मूला. अगर आप कैलकुलेट करेंगे 6000 अपॉन 950 तो यू विल गेट एन आंसर अराउंड 6.3 हेक्टर पर माइक्रोमीटर. ओके, तो ये आपका मिलीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा. वाटर यूज एफिशिएंसी का कैसे होता है, हम यील्ड अपॉन इवेपोट्रांसपिरेशन करके इसका हम आंसर निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज स्ट्रॉन्ग जर्मिनेटर ऑफ पैरासिटिक वीड, यानी कि इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग जर्मिनेटर, यानी कि जो हमारे पैरासिटिक वीड होते हैं जो दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड शेल्टर, तो इनमें से कौन सा है जो कि उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग जर्मिनेटर का काम करता है. दैट इज स्ट्रीगा लैक्टोन्स विच इज डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रीगा. स्ट्रीगा इज अ प्लांट जहाँ से आपको ये स्ट्रीगा लैक्टोन डिराइव होता है और ये एक्ट करता है एज अ स्ट्रॉन्ग जर्मिनेटर फॉर पैरासिटिक वीड. तो द राइट आंसर विल बी स्ट्रीगा लैक्टोन. Moving to 14th question, the ratio of land required by pure crop to produce the same yield as per that of intercrop is known as. यानी कि ये जो डेफिनेशन दिया हुआ ना, ये किसका डेफिनेशन दिया हुआ है, ये डेफिनेशन दिया है LER का. LER मतलब क्या, LER मीन्स लैंड इक्विवेलेंट रेशियो. लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या बताता है कि जो हमारे प्योर क्रॉप है वो सेम यील्ड प्रोड्यूस कर रही है एज पर द इंटर क्रॉप. यानी इंटर क्रॉप हम क्या करते हैं, एक लैंड पे दो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, ठीक है. लेकिन अगर उसका कंपैरिजन अगर हम करते हैं कि एक लैंड पे हमने सिर्फ वीट ग्रो कर दी और उसके कंपेयर में अगर हमने इंटर क्रॉपिंग की है तो उसका जो यील्ड का रेशियो होता है वो क्या हमारा लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या बोलते हैं, शो करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन. क्ले सॉइल कंटेन विच टाइप ऑफ पोर्स टू लार्ज एक्सटेंट, यानी कि क्ले सॉइल में ज्यादातर किस प्रकार के पोर्स यानी कि गैप्स प्रेजेंट होते हैं. तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जो कोरस पोर होता है, मीडियम पोर्स, माइक्रो पोर्स अगर हम इसमें देखते हैं, ठीक है, तो जो कोरस पोर्स होता है मेनली आपका जो सैंडी सॉइल्स होता है उसमें कोरस पोर्स आपको प्रेजेंट होते हैं. बट हियर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्ले सॉइल, तो इसमें जो हमारा पोर प्रेजेंट होता है ना उसको हम कहते हैं कैपिलरी पोर. यानी कैपिलरी पोर बहुत ही माइन्यूट पोर जहां से आपका वाटर, आयंस और बाकी चीज़ों का मूवमेंट होता है. तो द राइट आंसर विल बी कैपिलरी पोर. द प्लांटलेट दैट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू क्लोनल प्रोपगेशन इज टर्म्ड एज. अब देखिए क्लोनल प्रोपगेशन क्या होता है. क्लोन मतलब क्या, एज इट इज, जैसा आप एक एलिमेंट है, लाइक अगर मैं हूं तो बिल्कुल मेरे जैसा एक और इंडिविजुअल प्रोड्यूस करना, दैट विल बी कॉल्ड एज क्लोन. यानी कि मेरे जैसा अगर एक और इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम क्लोन. यानी कि अब बताइए कि वो कौन सा प्लांटलेट है जो कि क्लोनल प्रोपगेशन में हेल्प करता है. तो द राइट आंसर विल बी रैमेट. अब और तो जो रैमेट है वो क्लोन है, जो वो प्लांटलेट जो प्रोड्यूस हुआ है वो रैमेट है. और जिससे प्रोड्यूस हुआ है यानी कि जो एक ऑफस्प्रिंग जो मेरे क्लोन प्रोड्यूस हुई वो कौन हुई, वो रैमेट हो गई. और किससे प्रोड्यूस, यानी मुझसे प्रोड्यूस हुई है, तो मेरा नाम, मैं क्या हो गई, ऑर्टेड. यानी जो पेरेंट होगा उसको हम ऑर्टेड कहेंगे और जो प्रोड्यूस हुआ यानी कि जो प्लांटलेट प्रोड्यूस हुई है उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम रैमेट.
ठीक है, तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी रैमेट. रैमेट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि क्रॉपिंग पैटर्न किसे कहते हैं. क्रॉपिंग पैटर्न रेफर्स टू, यानी कि क्रॉपिंग पैटर्न किसे कहते हैं. तो द राइट आंसर विल बी हियर विल बी द फर्स्ट ए, मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय अ पर्टिकुलर क्रॉप विथ अ पर्टिकुलर सीजन एंड पर्टिकुलर एरिया. यानी कि एक क्रॉप के द्वारा जो मैक्सिमम एरिया एक पर्टिकुलर सीजन में ऑक्यूपाई किया गया है उसको हम क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं. यानी कि जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम क्रॉपिंग पैटर्न क्या है कि वी ग्रो राइस, व्हीट और मस्टर्ड, ये सारी चीज़ें ऐसे हम सीक्वेंस में ग्रो करते हैं. ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है वो यही है, मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय अ पर्टिकुलर क्रॉप विथ अ पर्टिकुलर सीजन एंड पर्टिकुलर एरिया. यानी एक पर्टिकुलर सीजन के हिसाब से एक पर्टिकुलर एरिया में हम कौन सा क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉपिंग पैटर्न. Calculate the basal area as per hectare if the number of tailed trees were 14 and the basal area factor of the wedge prism used is 3. तो ये जो एग्रो फॉरेस्टोलॉजी का एक क्वेश्चन है, तो इसका एक डेप्थ में फॉर्मूला है, बट द राइट आंसर प्रोवाइडेड बाय हरियाणा एडीओ आंसर की इज 14 मीटर स्क्वायर. ओके, क्वेश्चन नंबर 19. यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे. द टर्म यूज्ड इन वाटर शेड मैनेजमेंट टाइम ऑफ कंसंट्रेशन. यानी कि जब हम वाटर शेड मैनेजमेंट की बात करते हैं उसमें जो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन में क्या बताता है. ठीक है, वाटर शेड मैनेजमेंट का मतलब क्या, हम एक पर्टिकुलर एरिया में हम वाटर की प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं उसको आगे सस्टेन करके, दैट इज वाटर शेड मैनेजमेंट. ठीक है, अब उसमें जो हमारा टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है वो किसको रेफर कर रहा है, ये सवाल यहाँ पे पूछा गया है. तो द राइट आंसर प्रोवाइडेड बाय द ऑफिशियल बोर्ड इज द ड्रॉप ऑफ वाटर ट्रेवल्ड फ्रॉम द मोस्ट रिमोट एरिया ऑफ वाटर शेड टू द कॉमन ड्रेनेज पॉइंट टू द मोस्ट रिमोट एरिया ऑफ द वाटर शेड. यानी कि जो हमारा पानी है हम वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हर जगह अवेलेबल कराने के लिए. ठीक है, तो अब ये बताए कि वो सारा जो वाटर ड्रॉप है जो वो ट्रैवल करता है मोस्ट रिमोट एरिया ऑफ द वाटर शेड से, मतलब यानी कि एक एरिया ऑफ वाटर शेड से ड्रेनेज एरिया तक जहाँ वो ड्रेन आउट होता है, वहाँ से लेके वहाँ तक जितना टाइम वो लेता है, ठीक है, ट्रैवल करने में, पहुँचने में, उसको ही हम कहते हैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन आपका एक सिंपल क्वेश्चन है. सीलिया गम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ट्री स्पीशीज. तो द राइट आंसर विल बी बोस्वेलिया सेराटा. द राइट आंसर इज बोस्वेलिया सेराटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिगेशन सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज द. फर्टिगेशन क्या होता है, जैसे इरिगेशन विथ फर्टिलाइजर इज कॉल्ड एज फर्टिगेशन. यानी कि जब हम लोग इरिगेशन में क्या हम वाटर सप्लाई करते हैं, उसी तरह जब हम वाटर के साथ ही या वाटर के थ्रू या उसी प्रोसेस से हम प्लांट को फर्टिलाइजर अवेल करा रहे हैं तो उसको हम कहते क्या हैं, उसको कहते हैं हम फर्टिगेशन. ओके, सो द राइट आंसर प्रोवाइडेड इज सप्लाई ऑफ बोथ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप इज द राइट आंसर. यानी कि हमें अगर न्यूट्रिएंट देने हैं, मान लो कि हमारे सॉइल में जिंक की डेफिशिएंसी है, जरूरी नहीं सिर्फ फर्टिलाइजर ही, एनी न्यूट्रिएंट इफ इट इज डेफिशिएंट इन द सॉइल विल प्रोवाइड अलॉन्ग विद द वाटर, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिगेशन. ओके, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, सॉइल मॉइस्चर टेंशन इज डायरेक्टली मेजर्ड बाय. यानी कि जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन है, मैंने आपको बताया था कि अभी कुछ देर पहले टेंशियोमीटर हम किस में यूज़ कर रहे थे, सैंडी सॉइल में यूज़ कर रहे थे. ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन है हम उसको किससे मेजर करेंगे, तो टेंशियोमीटर से मेजर करेंगे. यानी कि जो उसके अंदर का जो मॉइस्चर है उसके बगल वाले कॉम्पोनेंट पे जो प्रेशर बिल्ड कर रहा है वो हमारा मेजर होता है फ्रॉम टेंशियोमीटर. ठीक है, तो द राइट आंसर विल बी टेंशियोमीटर.
अब देखिए वाटर शेड मैनेजमेंट यूज द रिज लाइन, इट इज रेफर टू, यानी कि जो हमारे वाटर शेड मैनेजमेंट में जो रिज लाइन होती है वो किस चीज़ को रेफर करे, यानी रिज लाइन क्या होती है, मेनली द क्वेश्चन इज कि वाटर शेड मैनेजमेंट में रिज लाइन क्या होती है, बस ये पूछा गया है। तो इसका आंसर देखिए, ड्रेनेज लाइन ऑफ टू वाटर शेड एरिया, ये तो नहीं हो सकता। देखिए ड्रेनेज लाइन ऑफ टू वाटर शेड एरिया इज द लास्ट कोर पार्ट, ठीक है। वैली लाइन ऑफ टू वाटर शेड, इमेजिनरी लाइन ऑफ टू वाटर शेड एरिया, या फिर डिवाइडिंग लाइन ऑफ टू वाटर शेड एरिया। द राइट आंसर विल बी डिवाइडिंग लाइन ऑफ टू वाटर शेड एरिया, यानी कि दो वाटर शेड एरिया जो हमने बनाया उसको जो लाइन डिवाइड करती है उस लाइन को ही हम रिज लाइन कहते हैं। What is meant by moisture equivalent? देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना वो आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड या फिर डेफिनेशन बेस्ड है, बट द थिंग इज जो क्वेश्चन आपके अराइज किए गए हैं वो इट्स नॉट वेरी मच, बच्चा उतना ध्यान नहीं देता है, इन सब क्वेश्चन को इग्नोर करता है, बट इट इज़ फ्रॉम वेरी कोर एंड डेप्थ। बहुत डेप्थ में जाके आपको हर एक सब्जेक्ट की जब आप स्टडी करते हैं तब आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे समझ में आती है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो एडीओ का जो पेपर था वो मतलब कह सकते हैं कि मॉडरेट टू हार्ड लेवल कह सकते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वेर फ्रॉम हार्ड लेवल, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉइस्चर इक्विवेलेंट का आंसर होगा द परसेंट ऑफ वाटर अ सॉइल कैन रिटेन इन ऑपोजिशन टू अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 100 टाइम्स दैट ऑफ ग्रेविटी। यानी कि जो मॉइस्चर इक्विवेलेंट क्या होता है कि जब एक सॉइल के ऊपर 1000 गुना ग्रेविटी से 1000 गुना ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रहा है, यानी उसके ऊपर एक प्रेशर, यानी कि जो ग्रेविटी जो प्रेशर डाल रही है वो तो डाल रही है, ठीक है, उसके अलावा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 1000 गुना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमारे उस सॉइल पे प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद भी जो सॉइल अपने जो वाटर को, यानी कि जो परसेंट ऑफ वाटर वो सॉइल अपने आप में बचा ले रही है, उसको ही हम कहते क्या है, मॉइस्चर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसीमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। तो लाइसीमीटर का जो यूज होता है वो हम इवापोट्रांसपिरेशन के लिए करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज और आर द इफेक्ट्स ऑफ हैवी मेटल ऑन अ सॉइल, यानी कि हैवी मेटल्स का सॉइल पे क्या असर होता है, ठीक है। हैवी मेटल लाइक कैडमियम, लेड, मरकरी, ऑस्मियम एंड निकल affect the microbial processes in soil. It creates phytotoxicity in plant. High concentration of heavy metals affect the nutrient balance. यानी कि ये सारे जो heavy metals है ना, ये सारे effects जो होते हैं वो soil पे ये लाते हैं। यानी कि अगर आपके soil में कोई भी heavy metal present है तो वो ये सारे, phytotoxicity का मतलब होता है toxic मतलब poisonous, ठीक है। इफ वी टॉक फाइटो मीन्स प्लांट एंड टॉक्सिसिटी मतलब जो प्लांट के अंदर जो आपका जो अनवांटेड इफेक्ट होता है या फिर हार्मफुल इफेक्ट होता है वो टॉक्सिसिटी होता है। यू नो एक्सेस ऑफ एनी एलिमेंट इन द प्लांट, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट इन प्लांट इज आल्सो विल आल्सो कॉज टॉक्सिसिटी। ऐसा नहीं कि उस प्लांट वो प्लांट में ज़रूरत है, अगर हम हद से ज़्यादा एक सॉइल में यूरिया या नाइट्रोजन भी डाल रहे हैं तो भी वो टॉक्सिक ही होगा, ठीक है। तो जो हैवी मेटल्स है वो फाइटोटॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। तो द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द एबव, यानी कि जो हमारा जो न्यूट्रल बैलेंस है, न्यूट्रिएंट बैलेंस है सॉइल में, उसको भी असर करता है, फाइटोटॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, और जो माइक्रोब्स हमारे सॉइल में प्रेजेंट है ना उनके सर्वाइवल पे भी इसका असर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइकोसेल, यानी सीसीसी जिसको हम कहते हैं वो क्या है, ठीक है। वो क्या है, ग्रोथ प्रोमोटर है, ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ रेगुलेटर है, या नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर विल बी ग्रोथ रेगुलेटर, इट रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन आपके सामने है कि फर्टिलाइजर क्या है। फर्टिलाइजर इज डिफाइंड एज, ठीक है। तो इसको आपको पूरा जब एग्जाम आप दे रहे होंगे तो आपने इसको बड़े ध्यान से पढ़ा होगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक मटेरियल विथ अ डिफिनाइट केमिकल कंपोजिशन एंड हाई एनालिटिकल वैल्यू दैट सप्लाई वन और मोर प्लांट न्यूट्रिएंट इन प्लांट अवेलेबल फॉर्म, ठीक है। ये एक पहला डेफिनेशन हो गया, ठीक है। दूसरा, ऑर्गेनिक मटेरियल विथ अ डिफिनाइट कंपोजिशन एनालिटिकल वैल्यू प्रेजेंट, यानी कि या तो इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है,
इनऑर्गेनिक है बट उसमें कोई डिफाइंड कंपोजिशन नहीं है। इनऑर्गेनिक मटेरियल विथ अ डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन एंड लो एनालिटिकल वैल्यू। तो जो देखिए जो फर्टिलाइजर है ना वो हमारा देखिए ऑर्गेनिक नहीं कह सकते, ठीक है, ऑर्गेनिक हमारा फर्टिलाइजर्स नहीं होता, ऑर्गेनिक हमारे उसको मैन्योर कहा जाता है, ठीक है। तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना वो होते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो कि एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन में प्रेजेंट है। अगर यूरिया है तो आपको पता है कि उसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट प्रेजेंट होगा और रेस्ट ऑफ द उसके जो सपोर्टिंग केमिकल्स है वो कितने प्रेजेंट होंगे, ये आपको पता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग ही आप उसको अपने फील्ड में अप्लाई करते हैं, ठीक। कितना यूरिया अपने फील्ड में डाल रहे हैं, अगर उससे कितना परसेंट नाइट्रोजन आपके प्लांट्स को मिल रहा है, ठीक है। तो द राइट आंसर हियर विल बी inorganic material with a definite chemical composition and high analytical value that supply one or more plant nutrients in plant available form। यानी कि वो जो न्यूट्रिएंट्स जो फर्टिलाइजर होता है ना वो ऐसे कंपोजिशन में होता है जो कि प्लांट को अपटेक करने के लिए, यानी प्लांट उसको ले सके, उसको और मॉडिफाई ना करना पड़े, उसको जब हम सॉइल में अप्लाई करें तो प्लांट उसको वैसे ही अवेल कर सके, यानी वैसे ही उसको अपटेक कर सके। खैरा डिजीज ऑफ राइस इज ड्यू टू। एग्रीकल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर जो बीएससी का हो, एमएससी का हो, किसी भी फील्ड का हो, उसको ये क्वेश्चन का आंसर आता है तो इसका आंसर होगा जिंक डेफिशिएंसी से खैरा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर तो खैर ये क्वेश्चन तो आपने देखते ही लगा दिया होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग आर द ऑर्गेनिक फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड ऑफ सॉइल। अब ये बताइए कि इन सब में कौन सा हमारा ऑर्गेनिक फॉस्फोरस कंटेनिंग जो कंपाउंड है, ठीक है। तो एंटीसॉल, फॉस्फेट, फॉस्फोलिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ऑल ऑफ द अबव। अब आप देखिए आप कंफ्यूज कहाँ हो रहे होंगे न्यूक्लिक एसिड में। फॉस्फोलिपिड्स आपको समझ में आया, फॉस्फोलिपिड का हमारा जो प्लांट सेल होता है ना वहाँ पे फॉस्फोलिपिड आपको प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें तो खैर फॉस्फोरस आपको दिख ही रहा है, इसमें भी फॉस्फोरस आपको दिख रहा है। न्यूक्लिक एसिड में कैसे, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड जो होता है डीएनए आरएनए जो होता है उसका जो होता है जो बेस पेयर बना होता है वो फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड से बना होता है, यानी जो हम कहते हैं ना फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड से वो दोनों लिंक होते हैं, तो वहाँ फॉस्फेट अवेलेबल होता है। तो जितने भी ऑर्गेनिक फॉस्फोरस हमारे प्लांट को चाहिए है वो आपको इन तीनों से, यानी कि आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फोलिपिड, एनोसिटोल, फॉस्फेट, इन सबसे आपको जो है फॉस्फोरस अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे देखिए ये एक डायरेक्ट मेमोराइज करने वाला क्वेश्चन है। जब आप हर्बिसाइड पढ़ते हैं, वीडीसाइड, हर्बिसाइड ये सब पढ़ रहे होते हैं तो जो आपका जो केमिकल नेम होता है ना वो दुकान में किस नाम से आपको मिल रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, द ट्रेड नेम ऑफ एलाक्लोर इज, तो द आंसर विल बी लासो। लासो इज द ट्रेड नेम ऑफ एलाक्लोर। Joint forest management concept was first implemented at। अब ये बताइए कि जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है वो कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। तो जबलपुर, अय्यालूर, झांसी, अराबरी, यानी कि अराबरी जो है वो आंध्र प्रदेश में एक जगह है जहाँ पे ये आपका जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई किया गया था। तो द राइट आंसर विल बी अराबरी। अब अगला क्वेश्चन है विच वीड इज कॉल्ड द मामा ऑफ व्हीट क्रॉप, यानी गेहूं का मामा हम किसे कहते हैं, फेलरिस माइनर को, ठीक है। फेलरिस माइनर को हम गेहूं का मामा कहते हैं। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि इफ द ड्रेनेज कोफिशिएंट अगर एक if the drainage coefficient is 3 centimeter per day then the flow rate through drains of watershed of area 1500 hectares will be। अब यहाँ पे ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें आपका जो ड्रेनेज कोफिशिएंट होता है वो इक्वल्स टू किसके होता है, आपके वाटरशेड डिवाइडेड बाय द एरिया प्रेजेंट इन दैट, जिस एरिया में वो आपका जो ड्रेनेज हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ड्रेनेज कोफिशिएंट विल बी द रेट ऑफ
द ड्रेनेज कोफिशिएंट विल बी, यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर कि जो ड्रेनेज कोफिशिएंट होता है ना, वो आपका जो पहले जो जितना ड्रेनेज हुआ है उसका ये आपका फ्लो रेट अपॉन एरिया होता है, ठीक है। फ्लो रेट अपॉन एरिया इसका जो फॉर्मूला होता है वो ड्रेनेज कोफिशिएंट का फ्लो रेट अपॉन एरिया होता है। तो अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर 1500 हेक्टेयर्स को 3 सेंटीमीटर पर डे से मल्टीप्लाई करते तो नियर अबाउट, इट्स नॉट एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे नहीं दिया है, नियर अबाउट इट विल 45 मीटर क्यूब पर सेकेंड, बट यहाँ पे जो नियर बाय आंसर है वो आपको दिया जा रहा है, तो 5.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड विल बी द राइट आंसर। इन वाटर लॉक्ड लैंड, वाटर लॉक्ड लैंड क्या होता है कि द पोर्स आर सैचुरेटेड विद इन अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर, द पोर्स आर सैचुरेटेड विद इन अ डेप्थ ऑफ 60 मीटर, द पोर्स आर सैचुरेटेड विद इन अ डेप्थ ऑफ 40 मीटर, द पोर्स आर सैचुरेटेड अप टू द रूट जोन ऑफ द क्रॉप। यानी कि वाटर लॉक्ड कंडीशन क्या होती है, वाटर लॉक का मतलब क्या, जल जमाव होना, यानी कि पानी का जमाव हो जाना, यानी कि जितना प्लांट को आवश्यकता है उतना तो प्लांट ने ले लिया, उसके बावजूद भी अगर जो प्लांट सैचुरेटेड का मतलब क्या, जितनी आपकी आवश्यकता है उससे ज़्यादा, ठीक है, वो सैचुरेटेड पॉइंट होता है। एक सैचुरेटेड रिक्वायरमेंट के ऊपर वाला पॉइंट सैचुरेटेड पॉइंट होता है। तो जब हमारा जो सॉइल पोर में जो वाटर जो है वो अवेलेबल होता है, जितना रूट क्रॉप जोन को चाहिए उससे ज़्यादा जब अवेलेबल होता है तो उस टाइम उसको हम क्या कहते हैं, वाटर लॉक्ड लैंड, यानी कि वहाँ पे पानी ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल है, जितना प्लांट रूट जोन को ज़रूरत है उससे ज़्यादा प्लांट वाटर वहाँ अवेलेबल है। तो राइट आंसर विल बी soil pores are saturated up to root zone of the crop, ठीक है। Moving to the next question, the subsurface drainage system consists of laterals that enter the main drain at an angle generally from both side, ठीक है। तो ये जो जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है जो हम बनाते हैं उसमें ये सारे जो हमारा रैंडम, हैरिंगबॉन, इंटरसेप्टर, ग्रिड डेरॉन, ये सारा जो है हमारा क्या ड्रेनेज सिस्टम का टाइप है, ठीक है। लेकिन जब हमारा ड्रेनेज सिस्टम, जब दो जो उसके लेटरल पाइप्स होते हैं ना वो एक एक्यूट एंगल बना रहे होते हैं, तो ये जो फीचर होता है ना, ये फीचर हमारा किस में प्रेजेंट होता है, ये फीचर हमारा प्रेजेंट होता है हैरिंगबॉन ड्रेनेज सिस्टम में। हैरिंगबॉन इज द राइट आंसर। 37th नंबर क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस सॉल्ट इन सॉइल रिक्वायर्ड, यानी कि जो आपका जो सॉल्ट अगर सॉइल में एक्सेस ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, इट रिक्वायर हाई वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, लो वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, हाई वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, लो वाटर यूज एफिशिएंसी। अगर ज़रूरत से ज़्यादा सॉल्ट आपके सॉइल में प्रेजेंट है तो उसको ज़्यादा वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी की आवश्यकता है। So the answer will be right, high water storage efficiency. Talking to the next question, Pusa Surya mango cultivar is selected from. ऐसे तो मैंगो के बहुत सारे कल्टीवार्स हैं, बहुत सारे वैरायटीज़ हैं, बट इन्होंने कुछ ज़्यादा ही अलग क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा, इट इज़ अ वन लाइनर क्वेश्चन। तो जो एल्डॉन होता है, ठीक है, एल्डॉन से ही हम अपना पूसा सूर्या मैंगो कल्टीवार को सिलेक्ट करते हैं। प्लांटेशन ऑफ हाई वाटर कंज्यूमिंग ट्रीज फॉर विड्रॉवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज टर्म्ड एज, यानी कि अब ये देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि जब हम वो प्लांट को ग्रो करते हैं जिससे कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है ना, वाटर कंज्यूमिंग ट्रीज फॉर विड्रॉवल ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी कि ग्राउंड वाटर को कम करने के लिए जब हम प्लांट को ग्रो करते हैं, जैसे आपका यूकलिप्टस आपने देखा होगा कि जहाँ गेहूं के या खेतों के किनारे किनारे आप यूकलिप्टस सफ़ेदा का जो पेड़ होता है उसको ग्रो कर देते हैं, वो क्या करता है वाटर को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि वो एरिया में एक्सेस वाटर ना हो, ठीक है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करने का जो एक होता है कि उसके अंदर प्रॉपर्टी होता है यूकलिप्टस में। तो यूकलिप्टस पेड़ों को हम बाउंड्रीज में ग्रो कर देते हैं, ठीक है, एज अ शेल्टर बेड वी ग्रो दैट यूकलिप्टस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा बायो ड्रेनेज। बायो ड्रेनेज विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
अब देखिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, स्प्लैश इरोजन इज अदरवाइज कॉल्ड एज, ठीक है। स्प्लैश इरोजन क्या होता है, ठीक है। देखिए जब आपका जो पानी की वजह से जो आपके सॉइल इरोड होती है, ठीक है, वो 3 टाइप से, अलग अलग टाइप से होता है, ठीक है। तो पहले तो जो रेन ड्रॉप इरोजन, सीड इरोजन, रिल इरोजन, गली इरोजन, ठीक है, ये लाइन से एक सीक्वेंस है। जब आपकी बारिश की बूंद पड़ती है, ठीक है, जब बारिश की बूंद की वजह से पहली बार जब आपकी जो मिट्टी का एक लेयर क्या बोलते हैं इरोड होता है, तो उसको हम कहते हैं स्प्लैश इरोजन। तो द राइट आंसर विल बी रेन ड्रॉप इरोजन। और यही रेन ड्रॉप, जब रेनफॉल थोड़ा एक्सीज होते हैं तो जो सॉइल होता है वो आपके एक शीट के फॉर्म में फ्लो करने लगता है, फिर वो एक पतला एक हॉलो स्पेस बना देता है, ठीक है, और फाइनली एक पूरा गड्ढा सा बन जाता है। जब ज़्यादा वाटर, जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो ज़्यादा कहीं बड़ा सा गड्ढा क्रिएट हो जाए ना, उसको हम क्या कहते हैं, गली इरोजन। तो ये सब एक सीक्वेंस ही है। वाटर से जब आपके रेनफॉल होती है, उससे जब आपका सॉइल इरोड होता है, तो उसका एक प्रोसेस है पूरा, ठीक है। 41th क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ एग्रीकल्चरल डेमोन्स्ट्रेशन। आपका एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। सो द राइट आंसर विल बी हियर सीमन ए नैप, यानी कि सीमन ए नैप को हम कहते हैं फादर ऑफ एग्रीकल्चरल डेमोन्स्ट्रेशन। इन्होंने ये थियोरी दी थी। द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम करस्पॉन्डिंग टू, यानी कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो होता है वो हम मैक्सिमम कब कंसिडर करते हैं, तो वो हम मैक्सिमम कंसिडर करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का पार्ट है। जब आपकी जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो आप उसको सेल कर रहे हैं, उस वक्त जितना आपके पास रिक्वायर्ड चीज़ें बची हुई हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब है कि यहाँ से अब चीज़ों में चेंज आना शुरू हुआ, यानी यहाँ से या तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी या उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम उस टाइम पे होता है एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो राइट आंसर विल बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कल्टीवार ऑफ कस्टर्ड एप्पल, हॉर्टिकल्चर का एक क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा बालानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेगेटे पेटूला मैरीगोल्ड इज ऑल्सो नोन एज, यानी टेगेटेस पेटूला मैरीगोल्ड, ये इसको हम दूसरा, इसका नाम क्या है, यानी कि कॉमन नेम क्या है, ये तो उसका साइंटिफिक नेम यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसका कॉमन नेम होगा, इसका आंसर है फ्रेंच मैरीगोल्ड को हम टेगेटेस पेटूला मैरीगोल्ड कहते हैं, ठीक है। 45th नंबर क्वेश्चन, यानी कि 45वां क्वेश्चन है आपका, अ सब डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ सम इम्पोर्टेंट डेविएशन सच एज सरफेस टेक्सचर, इरोजन, स्लोप एंड स्टोनीनेस इज कॉल्ड एज, यानी कि जब हम किसी भी सब डिवीजन को इस तरह डेराइव करते हैं, यानी उसको इस तरह हम देखते हैं, उसके सरफेस टेक्सचर की तरह, उसके इरोजन, स्लोप, उसके स्टोनीनेस को, तो इसको हम क्या कहते हैं, सॉइल सीरीज कहते हैं, सॉइल फैमिली कहते हैं, सॉइल ऑर्डर कहते हैं, या सॉइल फेज कहते हैं। सॉइल फेज कहते हैं, यानी कि वो कौन से फेज में, यानी उसके अंदर क्या टेक्सचर है, उसके अंदर क्या इरोजन का जो फेज है वो कितना है, स्लोप क्या है कि स्लोप पे वो जो सॉइल है वो प्रेजेंट है, और उसके अंदर स्टोनीनेस यानी बल्कीनेस उस सॉइल में कितना ज़्यादा है। ये सब हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं सॉइल फेज के अंदर। तो द राइट आंसर विल बी सॉइल फेज। अगला क्वेश्चन है, सिट्रस पेरिबस मीन्स। सिट्रस पेरिबस का मतलब क्या होता है? सिट्रस पेरिबस क्या होता है, ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको ये पता होगा, ठीक है, कि जैसे कि आपका अगर कोई भी चीज़ की अगर प्राइस इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो उससे उसकी डिमांड पे क्या असर पड़ता है, वो आपका एक्सप्लेन करता है सिट्रस पेरिबस, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल चेंज इन ऑल वेरिएबल्स, स्मॉल चेंजेस इन अदर वेरिएबल्स, सम प्रोपोर्शनल चेंज इन वेरिएबल कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट।
तो सेट्रेस पेरिबस का मतलब होता है कि सारी चीज़ों को कांस्टेंट रख दिया जाए और तब हम देखें कि एक चीज़ की अगर प्राइस में कोई चेंज होता है तो उसकी डिमांड कैसे बदलती है। जैसे कि एक अगर दूध का, अगर हम रेगुलरली दूध पी रहे हैं, ठीक है, हमें दूध का प्राइस में रिडक्शन हुआ तो हम उसका डिमांड किस तरह उसके अंदर चेंजेस आता है। सारे चीज़ों को कांस्टेंट रखते हुए हम किसी के डिमांड और सप्लाई में जो चेंज होता है वो देखते हैं, उसको हम कहते हैं सेट्रेस पेरिबस। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो द राइट आंसर विल बी कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। H प्लस एंड Al3 यानी एल्यूमिनियम आयन और हाइड्रोजन आयन जो प्रेजेंट होता है इन अ नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म विथ ऑर्गेनिक मैटर एंड सिलिकेट क्ले एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सिल आयन अकाउंट्स फॉर। अब ये देखिए कि ये बोल रहा है कि अगर आपके सॉइल में, ये सॉइल साइंस का क्वेश्चन है, आपका केमिस्ट्री सॉइल साइंस का क्वेश्चन है, अगर ये बोलता है कि आपके सॉइल में अगर हाइड्रोजन आयन एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट है इन अ नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म विथ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सिल आयन अकाउंट्स फॉर, यानी अब ये क्या अकाउंट, यानी कि ये क्या चेंजेस लेके आएगा। क्या ये एक्टिव एसिडिटी क्रिएट करेगा, एक्सचेंजेबल एसिडिटी क्रिएट करेगा, नॉन एक्सचेंजेबल एसिडिटी क्रिएट करेगा, रिवर्स एसिडिटी क्रिएट करेगा। सो द राइट आंसर विल बी द रिवर्स एसिडिटी, यानी कि ये रिवर्स एसिडिटी क्रिएट करेगा। अब अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू थॉमस रॉबर्ट माल्थस पॉपुलेशन ट्रेंड टेंड्स टू ग्रो इन, जो हमारा जो पॉपुलेशन है वो हमारा क्या, उसकी ग्रोथ कैसे होती है, ठीक है। उसकी ग्रोथ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती है या एवर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होती है। तो जो थॉमस रॉबर्ट माल्थस है उन्होंने ये बताया था कि जो हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ग्रो करती है। सो द राइट आंसर विल बी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इन पैरासिंटिक इन्वर्जन रीअरेंजमेंट ऑफ जीन्स आर, ठीक है। जब हमारा माइटोसिस मियोसिस हो रहा होता है, ये आपका यू कैन कंसिडर इट अंडर जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के अंदर भी कंसिडर कर सकते हो। और ये जनरल एक क्वेश्चन है, जब आपका माइटोसिस मियोसिस हो रहा होता है उस समय जो आपका पैरासिटिक इन्वर्जन हो रहा होता है उसमें वो कब अकर होता है, ठीक है। उसमें जो जीन्स का जो रीअरेंजमेंट होता है, जीन्स यहाँ से वहाँ रीलोकेट कर रहे होते हैं, क्रोमोसोम के डिफरेंट आर्म्स में 4 आर्म्स होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट आर्म्स पे वो रीलोकेट हो रहे होते हैं। तो जो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन होता है इन्वॉल्व बोथ द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। सेकेंड ऑप्शन इज कन्फाइंड टू अ सिंगल आर्म ऑफ क्रोमोसोम, इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ टेलोमियर्स एंड ऑफ द क्रोमोसोम, इन्वॉल्व इन द सेंट्रोमियर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। तो जो हमारा पारासेंट्रिक जो हमारा इन्वर्जन होता है वो एक ही आर्म पे आपका जो जीन है उसको रीअरेंज करता है। पारासेंट्रिक होता है और पेरीसेंट्रिक, 2 टाइप के रीअरेंजमेंट्स होते हैं। जो पारासेंट्रिक होता है वो सिर्फ एक ही आर्म पे आपका जीन्स को रीलोकेट कर रहा होता है व्हेन योर सेल्स आर डिवाइडिंग, व्हेन योर जेनेटिक मटेरियल्स आर गेटिंग डिवाइडेड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50 नंबर क्वेश्चन। The National Agricultural Extension Policy was announced by the Government of India during which year, यानी कि जो हमारा नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पॉलिसी है वो किस साल में अनाउंस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो द राइट आंसर विल बी 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजोस्पाइरलम लिपोफेरम is reported to be associated with the roots of, जो एजोस्पाइरम लिपोफोरम है वो हमारे किसके रूट से एसोसिएटेड रहता है। तो द राइट आंसर विल बी मेज, मेज के रूट से जो एजोस्पाइरल लिपोफेरम है वो आपका एसोसिएटेड रहता है। अब देखिए ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम इज मेनली नोन फॉर, देखिए ट्रेनिंग और विजिट जो प्रोग्राम होता है वो एक्सटेंशन का एक प्रोग्राम होता है जिसमें आपके फार्मर्स को चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट की जाती है, यानी कि वहाँ जाया जाता है, उनको विजिट किया जाता है, उनको चीज़ें सिखाई जाती है इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। सो द आंसर विल बी, इसमें क्या पूछा गया कि जो ट्रेनिंग विजिट सिस्टम होता है वो किसके लिए जाना जाता है। तो बॉटम अप प्लानिंग ऑफ एक्सटेंशन एक्टिविटीज, systematic training and scheduled visit, decentralized extension approach, farmer friends, यानी कि जो ट्रेनिंग विजिट होता है वो एक सिस्टमिक, वो क्या होता है
सिस्टमैटिक ट्रेनिंग एंड शेड्यूल्ड विजिट होता है, यानी कि एक विजिट हम शेड्यूल करते हैं, वहाँ जाके सिस्टमेटिकली यानी कि रिजल्ट और मेथड डेमोन्स्ट्रेशन या फील्ड विजिट करके हम फार्मर्स को नए टेक्नोलॉजी, नए अप्रोचेस के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइजोस्फीयर इफेक्ट कैन बी क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि जो हमारा राइजोस्फीयर का जो मतलब राइजोस्फीयर क्या होता है, जो हमारे जो प्लांट होते हैं ना, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं, राइजो मीन्स रूट्स, ठीक है, उसका जो उसमें जो लेग्यूम्स या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो आपका क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन अगर आपको दिखाना हो तो आप किसे कार्बन नाइट्रोजन रेशियो से दिखाएंगे, नहीं, कार्बन फॉस्फोरस रेशियो, ऑक्सीजन कार्बन रेशियो से। इधर राइट आंसर विल बी RNS रेशियो। ये जो है आपके ऑफिशियल आंसर के में ये दिया हुआ है, RNS रेशियो से आप उसका जो राइजोस्फीयर का है, यानी कि जो राइजोपस प्रेजेंट है और उसके क्या बोलते हैं, जो आपके प्लांट रूट के अंदर, उसका रेशियो से आप इसका जो इफेक्ट है, यानी राइजोस्फीयर का जो इफेक्ट है वो आप दिखा सकते हैं। 54th नंबर क्वेश्चन क्या है, द आर्ट ऑफ ट्रेनिंग प्लांट इनटू डिफरेंट शेप इज नोन एज, यानी कि जो आपका प्लांट ट्रेनिंग प्रूनिंग क्या है, एक हॉर्टिकल्चर का एक एक्टिविटी है ट्रेनिंग प्रूनिंग, ठीक है। जब हम एक प्लांट को शेप देते हैं, उसको एक पर्टिकुलर शेप देते हैं ना, तो उसको हम ट्रेनिंग प्रूनिंग कहते हैं। प्रूनिंग मतलब अगर कुछ लीव्स एक्स्ट्रा ग्रो हो गई तो उसको हम कट कर देंगे और उसको ट्रेन करेंगे कि वो उसी एक स्ट्रक्चर में ग्रो करे, ठीक है। तो इसका आंसर तो द आर्ट ऑफ ट्रेनिंग अ प्लांट इनटू डिफरेंट शेप में एक प्लांट को ट्रेन यानी कि ट्रेनिंग करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टोपियरी। जनरली वो कोनिकल शेप में हम उसको एक टोपियरी में हम प्लांट्स को उसको कट ही ऐसा करते हैं कि वो उसी शेप में ग्रो हो, ठीक है, आगे जो उसकी ग्रोथ हो उसी शेप में हो। For determination of soil microbial biomass, carbon extracting agents used is, यानी कि जो हमारा सॉइल माइक्रोबियल बायोमास है, अगर हमको उसका डिटर्मिनेशन करना है तो उसमें हम कार्बन एक्सट्रैक्टिंग, कौन सा कार्बन एक्सट्रैक्टिंग एजेंट हम यूज़ करेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे सॉइल माइक्रोबियल बायोमास में अगर हमें कोई क्या बोलते हैं, हमें डिटरमाइन करना है कि हमारे सॉइल में कौन सा माइक्रोबियल है, तो उसमें हम कौन सा कार्बन एक्सट्रैक्टिंग एजेंट यूज़ करेंगे। सिल्वर सल्फेट यूज़ करेंगे, सोडियम सल्फेट यूज़ करेंगे, पोटेशियम सल्फेट यूज़ करेंगे या अमोनियम सल्फेट यूज़ करेंगे। द राइट आंसर विल बी द पोटेशियम सल्फेट। We'll use this carbon extracting agent for determining the soil microbial biomass present in the soil. Next question. The mixture of breeding lines having the same genetic constitution but differ at a specific locus is known as, ठीक है। अगर जब हम ब्रीडिंग लाइन्स ले रहे होते हैं, जब हम बहुत सारे प्लांट को ब्रीडिंग लाइन में कंसिडर कर रहे होते हैं, तो जिनका सेम जेनेटिक मटेरियल होता है लेकिन डिफरेंट लोकस पे होता है, उसको हम क्या कहते हैं। लोकस यानी कि डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे मल्टी लाइन, ठीक है। आइसोपेरेंटल लाइन सेमी पेरेंट में वो प्रेजेंट होता है, डबल हेप्लॉइड लाइन, तो इसका आंसर क्या होगा, मल्टी लाइन्स, ठीक है। 57th नंबर क्वेश्चन, क्रिटिकल लेवल ऑफ हॉट वाटर एक्सट्रैक्टेबल बोरॉन या ppm पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम कहते हैं ppm इन सॉइल इज, ठीक है। तो जो क्रिटिकल लेवल ऑफ हॉट वाटर जो कि बोरॉन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इसका जो रेंज होगा वो होगा 0.1 से 2.0, यानी कि 0.1 to 2 इसका रेंज होगा जिसमें हम बोरॉन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। Okay, now 58th number question, the product of pedigree selection is, जो पेडिग्री सिलेक्शन हो रहा होता है उसमें हमारा जो प्रोडक्ट है यानी कि जो हमारा आउटकम निकल रहा, रिजल्ट निकल रहा होता है वो कैसा होता है, होमोजाइगस होमोजीनियस होता है, होमोजाइगस एंड हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजाइगस एंड होमोजीनियस होता है, हेट्रोजाइगस एंड हेट्रोजीनियस होता है। तो जो हम पेडिग्री सिलेक्शन जब हम ले रहे होते हैं तो उसमें जो दोनों प्रोडक्ट जो निकलता है वो होमोजाइगस भी होता है और होमोजेनस भी होता है, ठीक है। सो द राइट आंसर विल बी होमोजाइगस एंड होमोजेनस।
द साइट्स वर साइंड इन ईयर। साइट्स क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड ट्रेड, कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड ट्रेड ऑफ फ्लोरा एंड फोना, ये साइट्स का एक फुल फॉर्म होता है, ठीक है। जब इंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फोना उसके लिए एक कंजर्वेशन ट्रेड साइन किया गया था, वो कब जो आपका साइन किया गया था वो 1957 में साइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन, द गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी सिस्टम व्हेन सबमेटिंग आर कैरिड आउट द क्रॉसेस आर, यानी कि अगर आपके जो प्लांट है उसमें गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, तो उसमें जो सिब मेटिंग यानी कि सिबलिंग मेटिंग, जो सिबलिंग मेटिंग है वो कैसे कैरी आउट किया जाएगा, किस क्रॉस से कैरी आउट किया जाएगा। अगर आप प्लांट के अंदर खुद की इनकम्पैटिबिलिटी गेमेटिकली उसके अंदर वो इनकम्पैटिबल है फॉर व्हाट, फॉर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। इनकम्पैटिबल मतलब कि पॉलेंस जो है वो आगे चल के अपना जो क्या बोलते हैं ओवम और पॉलन का जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो नहीं हो पाया, तो इस केस में जो आपका जो सिबलिंग मेटिंग है वो कैसे होगा, ठीक है। तो जो आंसर विल बी फुल्ली कंपैटिबल और पार्शियल कंपैटिबल, ठीक है। या तो आपका जो सिबलिंग मेटिंग है वो क्रॉस या तो वो फुल्ली कंपैटिबल होगा तब होगा, या पार्शियली कंपैटिबल होगा तो भी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो अगर आपका खुद ही प्लांट सेल्फ इनकम्पैटिबल तो उनकी जो सिबलिंग मेटिंग है वो फुल्ली कंपैटिबल या पार्शियली कंपैटिबल होगी। द राइट आंसर विल बी सी, फुल्ली कंपैटिबल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसोफिस सिनेरा एंड Cenchreus ciliaris are good fodder trees for grass combination frost, यानी कि Prosopis cinera और Cenchreus ciliaris ये दोनों जो फॉडर ट्रीज हैं ये किसके लिए एक गुड फॉडर ट्रीज है, किस ग्रास कॉम्बिनेशन के लिए? सेमी एरिड एरिया, सेमी एरिड क्लाइमेट विथ रेड सॉइल, टेम्परेट क्लाइमेट, एरिड क्लाइमेट विथ सैंडी सॉइल, सेमी एरिड ब्लैक कॉटन सॉइल। तो इसका आंसर होगा arid climate with sandy soils. Next question will deal 62nd number question. The type of germplasm which is frequently utilized by the breeders for their crop improvement program इज नोन एज, ठीक है। यानी कि वो कौन सा जर्म प्लाज्म होता है जो कि हमें क्रॉप, जब भी हम कोई क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम कर रहे होते हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में, जब भी हम कोई क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो उसमें जो जर्म प्लाज्म लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वो जर्म प्लाज्म को हम क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट जर्म प्लाज्म? उसको क्या हम बेस कलेक्शन कहते हैं, एक्टिव कलेक्शन कहते हैं, लॉन्ग टर्म कलेक्शन कहते हैं या वर्किंग कलेक्शन कहते हैं? तो द राइट आंसर विल बी वर्किंग कलेक्शन। वर्किंग कलेक्शन ही वो होता है जो जर्म प्लाज्म हम यूज़ करते हैं फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। ये जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से आपका ये क्वेश्चन था। टिपिकल नाइट्रोजन डेफिशिएंसी सिम्टम इन क्रॉप प्लांट्स अंडर हाई नाइट्रोजन कंटेंट इज ड्यू टू, यानी कि अब ये देखिए ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। इसमें क्या कह रहा है कि आपके सॉइल में नाइट्रोजन बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है, स्टिल आपका जो प्लांट है उसके अंदर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी देखी जा रही है। सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होने के बावजूद भी प्लांट उस नाइट्रोजन को अपटेक क्यों नहीं कर पा रहा है? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है क्या? बोरोन, किसकी डेफिशिएंसी? बोरोन की डेफिशिएंसी, मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी, जिंक की डेफिशिएंसी या मैंगनीज की डेफिशिएंसी? तो द राइट आंसर विल बी मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम जो होता है, मोलिब्डेनम का जो डेफिशिएंसी जब प्लांट में होता है तो जो हमारा नाइट्रोजन है वो रिलोकेट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो द राइट आंसर विल बी मोलिब्डेनम। द टाइप ऑफ रिकरेंट सिलेक्शन दैट यूजेस homozygous tester is known as simple recurrent selection for SCA, recurrent selection for GCA, रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन। तो जो हमारा रिकरेंट सिलेक्शन, जब होमोजाइगस टेस्टर के लिए हम रिकरेंट सिलेक्शन चूज करते हैं तो वो होता है फॉर रिकरेंट सिलेक्शन फॉर SCA। राइट आंसर विल बी बी। 65th number question, organic acid developed from organic matter decomposition act as chelating agent may be,
अब चिलेटिंग एजेंट जो क्या होता है, चिलेटिंग एजेंट वो होता है जो आपके आयन के कंसंट्रेशन को मैनेज करते हैं, यानी ये प्लांट में जो आयन का कंसंट्रेशन होता है, जो उनकी मूवेबिलिटी होती है, जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, वो सबको हेल्प करता है कौन, चिलेटिंग एजेंट। तो ये कौन सी, द ऑर्गेनिक एसिड डेवलप्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन एक्ट एज चिलेटिंग एजेंट में बी, यानी कि वो कौन सा ऑर्गेनिक मैटर है, क्या वो एब्सिसिक एसिड है, जिबरेलिक एसिड है, मर्क्यूरिक एसिड है, या अमाइनो एसिड है। तो द राइट आंसर विल बी अमाइनो एसिड, यानी अमाइनो एसिड ही वो चिलेटिंग एजेंट होता है जो कि जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होते हैं तो वहाँ से वो ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। 66 नंबर क्वेश्चन, टेम्परिंग इन सीड ड्राइंग रेफर्स टू, यानी कि जो सीड ड्राइंग है उसमें जो टेम्परिंग है वो उसका मतलब क्या है। जब सीड ड्राई हो रहा है तो उसका इक्विलिब्रियम, मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर ग्रेडियंट, मॉइस्चर वेपर प्रेशर, स्मॉल पॉज बिटवीन स्टेज ऑफ ड्राइंग, यानी कि जो हमारा ये क्या होता है जब हमारा सीड ड्राई कर, टेम्परिंग का मतलब टेम्परिंग इज रेफर्ड फॉर द टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी कि वो हीट, यानी कि जो हमारा जब हमारा ड्राइंग का जो फेज हो रहा था उसके बीच में जो गैप होते हैं, छोटे छोटे जो गैप्स दिए जाते हैं, डायरेक्टली हम सीड को बिल्कुल से ही हीट नहीं कर, जो छोटे छोटे गैप्स दिए जाते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परिंग, या थोड़े थोड़े अमाउंट में उसको हीट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपना मॉइस्चर लूज कर सके। सो द राइट आंसर विल बी स्मॉल पॉजेस बिटवीन स्टेजेस ऑफ ड्राइंग। अब ये देखिए 67 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। द चारगाफ्स रूल 1:1 stoichiometric ratio of purines and pyrimidine bases is not followed in organism having a dash type of genetic material, यानी चारगाफ रूल क्या होता है कि जितना अमाउंट में आपका प्यूरिन प्रेजेंट है उतने अमाउंट में आपका pyrimidine प्रेजेंट है। ये एडेनोसिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, ये जो आपके पिरिमिडिन और प्यूरिन्स है वो एकदम सेम रेशियो में प्रेजेंट होंगे। ATGC आपका ना कि बाइंडिंग जो होता है, जो बेस पेयर बाइंडिंग होती है, ठीक है। तो ये जो आपका चारगाफ रूल है, ये रूल किस में किस ऑर्गेनिज्म में फॉलो नहीं होगा, जिसका जेनेटिक में क्या डबल स्टैंडर्ड DNA होगा, डबल स्टैंडर्ड RNA होगा, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा, या डबल स्टैंडर्ड RNA और DNA और RNA का हाइब्रिड होगा। तो ये वाला जो है वो आपका सिंगल स्टैंडर्ड RNA में फॉलो नहीं होगा, क्योंकि देखिए सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब देयर इज ओनली वन स्ट्रैंड प्रेजेंट। जब उसमें एक ही स्ट्रैंड प्रेजेंट है तो सामने से बाइंड करने के लिए, यानी प्यूरिन्स को पिरिमिडिन से बाइंड करने के लिए दूसरा बॉन्ड नहीं है। तो ठीक है, तो जब आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा तो आपके जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें चारगाफ रूल फॉलो नहीं होगा। Sixty-eighth question, under which condition the hybrid seed produced should be compulsorily subjected to grow out test for grant of certificate, यानी कि किस कंडीशन में अगर हाइब्रिड सीड हमने प्रोड्यूस किया है तो उसको हमें ग्रो आउट टेस्ट, यानी कि बाहर हम उसको प्रैक्टिकली ग्रो आउट टेस्ट के लिए भेजना पड़ेगा। किस कंडीशन में, अगर हमने अगर मान लीजिए हमने एक हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस की है तो किस कंडीशन में उसको एक ग्रो आउट टेस्ट के लिए भेजना पड़ेगा, उसको एक अब हम फार्मर्स को कोई भी हम हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करते हैं तो हम उसको डायरेक्टली फार्मर्स को नहीं दे सकते अनटिल अनलेस वो सर्टिफाइड हो जाए, ठीक है। तो वो सर्टिफाइड होने के लिए कौन सा कंडीशन होता है हाइब्रिड सीड के अंदर जिसमें आपका ग्रो आउट टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका ऑप्शंस दिए हुए हैं, द सीड क्रॉप रेज्ड अंडर मॉडिफाइड आइसोलेशन डिस्टेंस, द सीड क्रॉप raised without following the prescribed planting ratio, hybrid seed produced through application of chemical hybridizing agent, the certification officer is not satisfied with the field standards, ठीक है। तो किस कंडीशन में आपको जो है ग्रो आउट टेस्ट देना होगा, तो क्या यहाँ पे बोल रहा है कि क्या बोलते हैं, क्या उसने प्रॉपर आइसोलेशन डिस्टेंस मेजर नहीं किया उसके लिए होगा, या फिर जो प्रेस्क्राइब प्लांटिंग रेशियो है उसके अगर उसको फॉलो नहीं करके हाइब्रिड बनाया तो होगा, या फिर जो हमारा जो सर्टिफिकेशन ऑफिसर है वो सेटिस्फाइड नहीं है बाय द हाइब्रिड सीड। नहीं, द आंसर विल बी जब हमारा हाइब्रिड सीड हमने किस तरीके से प्रोड्यूस किया है यूजिंग द केमिकल हाइब्रिडाइजेशन, यूजिंग केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट। जब हम
जो हम हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट, तो हमें उसको ग्रो आउट टेस्ट के लिए देना पड़ता है, क्योंकि जब हम वो हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, वो इन्फ्लुएंस होता है फ्रॉम अ केमिकल। जब हम, और कोई ज़रूरी नहीं कि जब वो जिस कंडीशन में आपने उसको हाइब्रिड प्रोड्यूस किया है वही कंडीशन में वो प्रॉपर ग्रोथ भी दिखाए, तो इसलिए उसको एक प्रॉपर ग्रो आउट टेस्ट की ज़रूरत होती, तभी ही उसको एक सर्टिफिकेशन मिलता है, यानी कि तभी वो सर्टिफाइड सीड कंसिडर होता है। 69th number question, chemicals that have been implicated in attraction of rhizobia are। अब बताओ वो जो राइजोबिया है उसमें कौन सा केमिकल है जो अट्रैक्शन के लिए, यानी कि जो, अब पहले तो समझ लो राइजोबिया क्या होता है, ठीक है। राइजोबिया क्या है, जब भी हम अपना लेग्यूमिनस प्लांट, जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं ना, जो पल्सेस वाले क्रॉप होते हैं लेग्यूम, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा होता है, ठीक है, तो जो उसका वो रूट जोन होता है ना, वो राइजोबिया कहलाता है, ठीक है। उस राइजोबिया में जो होता है हमारे जो केमिकल जो अट्रैक्टर्स की तरह काम करता है वो होता है फ्लेवेनॉइड्स, यानी फ्लेवोनाइड ही वो केमिकल है जो कि अट्रैक्शन ऑफ राइजोबिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। So the next question is, among which of the following condition the maize hybrid seed production and the modification of isolation distance among the following, under which condition the maize hybrid seed production and the modification of isolation distance by planting border row is not permitted। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ये क्वेश्चन जो है वो आपका जीपीबी से, यानी कि ब्रीडिंग हाइब्रिड जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से है। तो ये बोल रहा है कि क्या बोलते हैं कि जो हमारा हम मेज का हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें हम जो आइसोलेशन डिस्टेंस है बॉर्डर रोज में वो हम नहीं अप्लाई करेंगे, यानी कौन से ऐसे कंडीशन है जहाँ पे हम मेज हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन उसमें हम आइसोलेशन डिस्टेंस नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जो आंसर विल बी द आंसर, यहाँ पे क्या ऑप्शन दिए हैं, सीड फील्ड हैविंग डायगोनल एक्सपोजर टू कॉन्टामिनेटिंग फील्ड इफ टू हाइब्रिड सीड फील्ड विथ डिफरेंट पॉलिनेटिंग पेरेंट्स आर within the isolation distance of with one another, if the contaminating field is planted with sweet corn, popcorn or teosinte। थर्ड border rows या फोर्थ ऑप्शन है border row plant with male parent। तो कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें हम जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो परमिट नहीं करेंगे। तो द आंसर विल बी हियर, द आंसर विल बी if the contaminating field is planted with स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न, या फिर जो स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न, टियोसिंटे होता है, ये सब मेज के टाइप ही हैं, ठीक है। तो जब अगर ये जो आसपास कॉन्टेमिनेशन किससे क्रिएट होता है, अगर हम मेज ग्रो कर रहे हैं बगल में कोई और प्लांट है तब हम प्रॉपर आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करते हैं ताकि जो क्रॉस हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं उसमें जो जेनेटिक इम्प्योरिटी ना क्रिएट हो। लेकिन जब हमारा जो कॉन्टेमिनेटेड फील्ड है वो स्वीट कॉर्न हुआ या पॉपकॉर्न हुआ तब हमें ये जो आपका आइसोलेशन डिस्टेंस है इसको रखने की कोई ज़रूरत है नहीं। So the right answer will be C if the contaminating field is sweet corn, popcorn here, ठीक है। The G1 phase of cell cycle, each chromosome has how many chromatid, यानी कि जो G1 phase होता है सेल साइकिल का, यानी मायोसिस मियोसिस में जो सेल साइकिल का G1 phase होता है, ठीक है, उसमें जो हमारा क्रोमोसोम होता है उसमें कितने क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो it has only one chromatid, only one is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन एटीपी ड्रिवन प्रोटॉन पोटेशियम एक्सचेंज मैकेनिज्म द हाइड्रोजन आयन आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ। अब देखो जो हमारा जो एटीपी ड्रिवन पोटेशियम प्रोटॉन पोटेशियम एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है, यानी कि उसमें जो हाइड्रोजन है वो किसके थ्रू फॉर्म होता है, यानी वो किसके टूटने, डिसोसिएशन मतलब टूटना, किसके टूटने से हाइड्रोजन आयन फॉर्म हो रहा है, एटीपी ड्रिवन प्रोटॉन पोटेशियम एक्सचेंज मैकेनिज्म में। तो वो हमारा जो हाइड्रोजन आयन जो है वो फॉर्म हो रहा है मैलिक एसिड के डिसोसिएशन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज compound which disrupt hormone balance and protein synthesis by which the plant ultimately dies are। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पूछा जा रहा है कि वो कौन से कंपाउंड्स हैं जो डिसरप्ट करते हैं हार्मोनल बैलेंस और प्रोटीन सिंथेसिस, जिससे कि प्लांट जो है हमारा मर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा ना कि डिसरप्ट का मतलब क्या होता है, कि जो हमारा प्लांट में हार्मोनल बैलेंस है, प्रोटीन कंटेंट है, जिसके क्या बोलते हैं, जिसके खराब होने से, यानी जिसके इम्बैलेंस होने से हमारा प्लांट मर सकता है। तो वो कौन से कंपाउंड है, वो कौन से कंपाउंड ये होने से बचा रहे हैं, तो वो है हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, जो भी हम कह सकते हैं, ऑक्सिन, जिबेरेलिन, साइटोसिन, ये सारे जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है। ठीक है, द रिसेंटली डेवलप्ड ट्रेनिंग सिस्टम इन ग्रेप्स इज कॉल्ड एज। तो जो ग्रेप्स में हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है, यानी कि जो ग्रेप्स होती है वो वाइन्स, ग्रेप्स की वाइन्स होती है ना, लते उसके जो वो क्रीपर्स होते हैं। ठीक है, उसमें जो ट्रेनिंग सिस्टम होता है उसको हम क्या कहते हैं, वाइट ट्रेलिस। वाइट ट्रेलिस जो उसका होता है ट्रेनिंग सिस्टम, जो ग्रेप्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, 75th नंबर क्वेश्चन क्या है, 75th नंबर क्वेश्चन इज इन राइस assume that a recessive gene A is responsible for BLB, bacterial leaf blight। BLB का मतलब the gene is present on chromosome #1, a monosomic resistant line for chromosome #1 is crossed with normal susceptible line, the phenotype of F1 plant will be। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक आपका क्रॉस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझने में थोड़ा आपको मुश्किल हो सकती है, तो थोड़ा पहले इसको पेशेंस से क्वेश्चन समझिए। यानी कि ये समझिए कि आपका एक रेसेसिव जीन है। ठीक है, रेसेसिव जीन मतलब वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्सिबल किसके है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के रेजिस्टेंस के लिए, यानी कि वो प्लांट को बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होने से बचा रहा है। ठीक है, अगर वो जीन हमारा #1 क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और मोनोसोमिक रेजिस्टेंट जीन ऑफ क्रोमोसोम #1 इज क्रॉस्ड विथ, अगर ये जो रेजिस्टेंट जीन है वो हमारा ससेप्टिबल लाइन से क्रॉस कराया जाता है, तो हमारा फिनोटाइपिक फर्स्ट लाइन कैसा होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, हमारा जो हमारे ये जो जीन है, रेजिस्टेंट जीन है, अगर वो नॉर्मल ससेप्टिबल जीन से क्रॉस करा जाता है, तो जो फिनोटाइप होगा उसका F1 प्लांट यानी फर्स्ट जनरेशन प्लांट जो है वो कैसा होगा। क्या सारे प्लांट रेजिस्टेंट होंगे, क्या सारे प्लांट ससेप्टिबल होंगे, 50% प्लांट रेजिस्टेंट होंगे, 50% प्लांट ससेप्टिबल होंगे, या 75% प्लांट रेजिस्टेंट होंगे एंड 25% प्लांट्स आर ससेप्टिबल। सो द राइट आंसर विल बी 50% प्लांट्स आर रेजिस्टेंट, आधे प्लांट रेजिस्टेंट होंगे और आधे प्लांट ससेप्टिबल होंगे। नेक्स्ट इज नर्स्ट इक्वेशन अलाउज अस टू मेक सर्टेन प्रेडिक्शन अबाउट। जो हमारा नर्स्ट इक्वेशन होता है वो हमें कैसे प्रेडिक्शन करने के लिए अलाउ करता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो ऑप्शंस आर equilibrium concentration of ions inside the cell when ion transport is due to facilitated diffusion, equilibrium concentrations of ion inside the cell when the ion transport is due to the ion transport, equilibrium concentration of ion outside the cell when ion transport is due to ion transport, equilibrium concentration of ion outside the cell when ion transport is due to facilitated diffusion। यानी कि जो हमारा नर्स्ट इक्वेशन है वो हमें एक प्रेडिक्शन करने के लिए कब अलाउ करता है, जब हमारा आयन जो है ना वो मूव कर रहा है ड्यू टू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि जो आपका जो डिफ्यूजन हो रहा है ना वो विद द हेल्प ऑफ सम अदर एलिमेंट से हो रहा हो। ठीक है, डिफ्यूजन मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक फैलना, चीज़ों का फैलना इज डिफ्यूजन। ठीक है, तो द राइट आंसर विल बी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आयन इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, व्हेन द ट्रांसपोर्ट यानी जब आयंस का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है इज ड्यू टू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The estimate of degree of variation in a phenotypic trait in a population that is due to genetic variation between individual in a population is called. ठीक है, अब ये एक पूरा डेफिनेशन दे दिया गया है. क्या कह रहा है कि एक फिनोटाइप यानी कि एक जो जीन की फिनोटाइप यानी कि उसकी जो अपीयरेंस है, उसका हाइट, उसका जो मतलब जो अपीयरेंस है, मेनली फिनोटाइपिक आउटर अपीयरेंस ऑफ अ प्लांट और एनिमल, ठीक है, उसके अंदर जो हमारा वेरिएशन आ रहा है ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन बिटवीन इंडिविजुअल इन दैट पॉपुलेशन, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एक्सप्रेसिबिलिटी कहते हैं, पेनिट्रेंस कहते हैं, पेलियोट्रॉपी कहते हैं या हेरिडेबिलिटी कहते हैं. तो द राइट आंसर विल बी हेरिडेबिलिटी, यानी कि जो हेरिडिटी यानी कि जो अपना अनुवांशिकी यानी वो आपके जो मतलब जेनेटिक मटेरियल से ही आपके पास वो आया है. ठीक है, नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन इज यूनिट ऑफ स्पेक्ट्रल एनर्जी फ्लुएंस रेट इज. तो जो इसका यूनिट है, इसका आंसर होगा बी वोल्ट मीटर पर मीटर स्क्वायर नैनो पर मीटर. सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन. द मार्कर सिस्टम रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ polymorphism RFLP, diversity array technology DART, single feature polymorphism SFP, and the restriction site association DNA RAD are detected by. अब ये जो इतने सारे जो आपके टर्म्स दिए गए हैं ब्रीडिंग के, इसको आप कैसे डिटेक्ट करेंगे? कौन सा मेजर है जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं? इट इज़ डिटेक्टेड बाय DNA हाइब्रिडाइजेशन. ये इस प्रोसेस से आप ये सारे जो पॉलीमॉर्फिज्म है इसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं. विच 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जिबेरेलिन. जिबेरेलिन क्या है? आपका प्लांट ग्रोथ हार्मोन है. ठीक है, तो अब इसके बारे में कौन सा जो है वो टर्म सही है? ठीक है, क्या जिबेरेलिन इज अ टेट्रा ट्रिपेनॉइड सिंथेसाइज्ड बाय jasmonic acid pathway. Gibberellic acid are diterpenoids synthesized by MBA. Gibberellic acid are the tetraterpenoids synthesized by MBA. या gibberellic acid are the diterpenoids synthesized from the jasmonic acid pathway. The right answer will be gibberellic acid are ये diterpenoids होते हैं जो कि आपके सिंथेसाइज होते हैं MBA के थ्रू. ठीक है, MBA से सिंथेसाइज किए जाते हैं. एटी 81 नंबर क्वेश्चन, ये क्या? वंस इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्लांट जीनोम द जीन प्रोडक्ट CP4 EPSP सिंथेटेज कन्फर्स क्रॉप रेजिस्टेंट टू. अगर एक बार क्या बोलते हैं आपका जो जीन प्रोडक्ट है या EPSP सिंथेटेज अगर एक बार किसी भी जीनोम में आप डाल दें यानी इनकॉर्पोरेट कर दे, तो वो क्या करेगा? वो किससे रेजिस्टेंट क्रिएट कर देगा प्लांट के अंदर? द राइट आंसर विल बी ग्लाइफोसेट. ग्लाइफोसेट से वो आपका जो प्लांट रेजिस्टेंस है वो क्रिएट कर देगा. 82 नंबर क्वेश्चन. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1997 लॉन्च द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TPDS टू बेनिफिट अबाउट हाउ मनी पुअर फैमिली. कितने पुअर फैमिली को? ये एक स्टैटिस्टिक है आपका स्कीम से, स्टैटिस्टिक एग्रीकल्चर करंट अफेयर से एक क्वेश्चन है. तो इस जनरली इट्स फॉर 6 करोड़ पुअर फैमिली को बेनिफिट मिलता है इसके थ्रू. 83 नंबर क्वेश्चन. इन क्रिप्स CAS9 टेक्नोलॉजी द RNA designed to find and bind to a specific sequence in DNA is known as. ठीक है, तो जो आपका जो ये CRISPR जो टेक्नोलॉजी है, इसमें जो आपका जो RNA है, ठीक है, वो एक DNA के एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से बाइंड करता है. उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं gRNA. ठीक है, एक mR मैसेंजर RNA होता है. ठीक है, उस तरह gRNA में ये आपका जाके इसको हम gRNA बोलते हैं. ठीक है. 84 नंबर क्वेश्चन. कटिंग ऑफ ब्लैक पेपर आर रेज्ड मेनली फॉर, यानी कि जो हमारा जो रनर जो ब्लैक पेपर होते हैं, काली मिर्च जो होती है, उसका जो हम कटिंग करते हैं
वो किसके लिए, जो आपका वो किस लिए किया जाता है, वो किया जाता है मेनली फॉर, ये हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन है। तो प्लेजियोट्रॉप्स, जियोट्रॉप्स, रनर शूट या ऑर्थोट्रॉप्स, तो इसका आंसर होगा रनर शूट, क्योंकि आपको पता है कि जो ब्लैक पेपर है वो एक जो क्या बोलते हैं उसका जो शूट जो होता है एक क्लाइंबर से वो बनता है, तो जो ब्लैक पेपर होता है उसकी जो कटिंग होती है वो रनर शूट बनाने के लिए की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फा टॉक्सिन इज पैथोटॉक्सिन, माइकोटॉक्सिन, विवोटॉक्सिन या फाइटोएलेक्सिन। तो जो अल्फा टॉक्सिन है वो जो हमारा एस्परजिलस फ्लेवर्स है उससे निकलता है, ठीक है, तो इट इज अ टाइप ऑफ माइकोटॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका कृषि विज्ञान केंद्र आर वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ साइंटिफिक डिसेमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज टू द एंड यूजर्स फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय। अब ये देखिए कि आपको ये लगता होगा कि जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हैं, ठीक है, पर उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? हर एक स्टेट का अपना केवी, हर एक स्टेट अपना केवीके बना रहा होता है, ठीक है, तो उस लेकिन जो उसका फाइनेंशियल यानी कि उसको जो मॉनिटरी फंड जो फंड प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है आपका ICAR, यानी कि टोटली ICAR से इसको फंड प्रोवाइड होता है कृषि विज्ञान केंद्र को। इन विच ईयर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वॉज पास्ड? तो द राइट आंसर विल बी 2013 में आपका जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम इज सुपरवाइज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ disease and pest in winter pest in which system supervised for control of disease and pest in winter wheat? यानी जो विंटर वीड में हमारा डिजीज और पेस्ट होता है उसको जो हम एक सिस्टम होता है जो उसको सुपरवाइज करता है उसका नाम क्या है उसका? सो द राइट ब्लाइटोकास्ट। तो देखिए ब्लाइट जो हमारे जो ब्लाइट जो डिजीज होती है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ये सारी चीज़ें, सेमीकास्ट, फाइटोप्री, तो जो आंसर होगा वो होगा एपिप्री। एपिप्री वो सिस्टम होता है जो हमारा क्या बोलते हैं पेस्ट और डिजीजेस, जो विंटर वीट में पेस्ट और डिजीजेस होते हैं उसका एक सिस्टम है जो सुपरवाइज करता है उनके कंट्रोल को, यानी कि वीट के जो विंटर वीट में जो पेस्ट और डिजीजेस लग रहे होते हैं उनके उसको सुपरवाइज करने के लिए एपिप्री सिस्टम है। एटी-9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए, when a disease is more or less constantly prevalent in a locality year after year in a moderate to severe form is known as। अब देखिए कि एक जो हमारे अगर हम कहें कि हमारे एक लोकेलिटी में कोई एक डिजीज़ है, ठीक है, जो साल दर साल मतलब मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में, तो उसको हम क्या कहेंगे? एंडेमिक डिजीज कहेंगे, एपिडेमिक डिजीज कहेंगे, पेंडेमिक डिजीज कहेंगे या स्पॉडिक डिजीज कहेंगे। अब देखिए पेंडेमिक जैसे अभी कोरोना जो चल रहा था, कोविड कोरोना, वो पेंडेमिक है क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो रहा था, ठीक है, लेकिन जो एंडेमिक डिजीजेस होती है ना वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही लोकेट करती है, उसी एरिया में कभी उसका जो असर है वो मॉडरेट लेवल रहता है, कभी उसका लेवल जो असर होता है वो हाई लेवल रहता है। तो द राइट आंसर विल बी endemic diseases। 90 number question, the United Nations Assembly declared which year as the International Year of Fruits and Vegetables? यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, जैसे हर साल को आप कोई ना कैसे ईयर ऑफ राइस, ईयर ऑफ पल्सेज, ऐसा हॉर्टिकल्चर में ऐसा हर एक साल को कोई ना कोई एक दर्जा दिया जाता है, एक नेम, एक टैग दिया जाता है। तो 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिक्लेयर किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशन असेंबली, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन, द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1914 इज रिलेटेड टू। आपका जो डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट है वो किससे रिलेट करता है? क्या वो बायोडाइवर्सिटी से रिलेट करता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से, प्लांट क्वारंटाइन से या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से? तो इट इज़ रिलेटेड टू द प्लांट क्वारंटाइन। तो जो भी इंसेक्ट और पेस्ट है उसको आपके प्लांट से कैसे बचाया जाए या उसका क्या असर है, उसका क्या अपीयरेंस है,
ठीक है, उसका नंबर क्या है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ये सारा आपके प्लांट क्वारंटाइन के अंदर आता है। सो द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1914 इज रिलेटेड टू प्लांट क्वारंटाइन। 92 नंबर क्वेश्चन, द अंत्योदय अन्न योजना AAY was launched in December 2004. How many poorest of the poor families among the BPL covered under TPDS? ठीक है, अब जो अंत्योदय अन्न योजना है वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी कि जो BPL में जो पुअर है उनसे, उसमें जो पुअरेस्ट है कितने फैमिलीज को उसने कवर किया था? तो द राइट आंसर विल बी 1 करोड़ फैमिलीज। 1 करोड़ फैमिली को इसमें अंत्योदय अन्न योजना में आपको जो है कवर किया गया था। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ एक्शन ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट? जो हमारे बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं, ठीक है, जब भी हम पैथोलॉजी हो या किसी में हम 3-4 तरह के मैनेजमेंट या उसका प्रैक्टिस पढ़ते हैं, एक बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, हर तरीके का। ठीक है, तो जो बायो कंट्रोल एजेंट की जो बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, जो आपका मोड ऑफ एक्शन होता है, इसमें कौन सा मोड ऑफ एक्शन जो होता है वो बायोलॉजिकल एजेंट्स का नहीं होता है। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन, लाइसिस, एंटीबायोसिस या RNA इंटरफेस। तो द राइट आंसर विल बी RNA इंटरफेस, यानी कि जो बायोटिक एजेंट होते हैं वो RNA इंटरफेस नहीं करते हैं, ये मोड ऑफ एक्शन बायोलॉजिकल एजेंट का नहीं होता है। रेस्ट ऑल कंपटीशन, लाइसिस, एंटीबायोसिस, ये सारे जो मोड ऑफ एक्शन है, ये सारे मोड ऑफ एक्शन प्रेजेंट होते हैं। द एजेंडा ऑफ SDGs इनटू द UN एड्रेस जीरो हंगर इज, जो हमारा SDGs का जो एजेंडा है UN एड्रेस हंगर, जीरो हंगर में, तो वो उसका आंसर होगा 2। द राइट आंसर इज 2। ब्लाइट कास्ट, 95 नंबर क्वेश्चन, ब्लाइट कास्ट इज फॉरकास्टिंग मॉडल फॉर। जो हमारा ब्लाइट कास्ट है वो फॉरकास्टिंग मॉडल के, फॉरकास्टिंग का मतलब क्या है? पहले से बताना, फॉरकास्ट करना यानी भविष्यवाणी करना। ठीक है, पहले से हमारा बताना कि यहाँ पे ये चीज़ का अटैक हो रहा है। तो जो ब्लाइट कास्ट होता है वो किसके लिए होता है? ब्लिस्टर ब्लाइट ऑफ टी के लिए होता है, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस के लिए होता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए होता है, या टर्सिकम कॉर्न ब्लाइट के लिए होता है। तो द राइट आंसर विल बी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो कि एक सीरियस डिजीज है प्लांट में, पोटैटो में। 96 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज टू द फार्मर इज डन बाय डैश केवीकेज लोकेटेड इन डैश जोन्स ऑफ कंट्रीज। देखिए इसमें ऑप्शंस बहुत सारे दिए हुए हैं, ठीक है, बट द नियर बाय, देखिए 722 इज नॉट द करेक्ट जो आंसर दिया है। 722 केवीकेज है, ऐसा नहीं हो कि केवीकेज एवरीडे नए नए केवीकेज खुल ही रहे हैं, तो ये एग्जैक्ट आंसर नहीं, बट अकॉर्डिंग टू द जोन, जो जोन्स है वो हमारे 11 ही हैं, तो इस बेस पे जो आंसर है वो आप 722 एंड 11 लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जोन्स आर फिक्स, बट जो केवीकेज के नंबर है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, तो जो द ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज जो फार्मर्स के लिए की जाती है, तो वो आपका 722 केवीकेज, जो कि आपके 11 एग्रीकल्चर जोन्स ऑफ द कंट्री में प्रेजेंट है। ठीक है, साइंस डीलिंग विद द आउटब्रेक एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज इन अ पॉपुलेशन इज नोन एज। ठीक है, वो साइंस जो कि डील करता है एक डिजीज के होने और उसके फैलने की, एक डिजीज का आउटब्रेक यानी एक वो डिजीज उत्पन्न हुई है और वो फैल रही है, उसकी जो स्टडी होती है वो हम किस में करते हैं? इटियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, पैथोलॉजी, या नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर विल बी एपिडेमियोलॉजी। जो क्रिप्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ, तो जो हमारा क्रिप्स है वो आप क्रिप्स का जो फुल फॉर्म है मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, इट इज़ फॉर जो आपका इंसेक्ट्स, पेस्ट और जो बायोलॉजिकल एजेंट है उनका रेस्ट्रिक्शन के लिए ये एक यूनिट बनाई गई है। ठीक है, एक रेस्ट्रिक्शन यूनिट बनाई जाती है जिसमें आपका बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड, ये जो है वो आपको हेल्प करता है फ्रॉम पैथोजेंस, इंसेक्ट्स और ऑल्सो फ्रॉम द वीड्स। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा बायोपेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड फंगिसाइड्स। तो द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव।
वर्ल्ड फ्री फ्रॉम हंगर एंड माल न्यूट्रिशन इज हुज वर्जन। जो वर्ल्ड फ्री एंड हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, ये किसका विजन है? तो इसका विजन आपको लग रहा होगा कि इसमें आंसर ये गलत दिया हुआ है। ये जो वर्ल्ड फ्री ऑफ हंगर एंड माल न्यूट्रिशन है, ये दिया गया था WHO के थ्रू, ठीक है, WHO ने दिया था ये, ठीक है, IFPRI ने नहीं, WHO ने इसको दिया था, ठीक है। द राइट आंसर विल बी WHO। विच ऑफ द लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या है कि विच ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन अमॉन्ग द प्री स्कूल चिल्ड्रन इन इंडिया, ठीक है। अब ये बताया जा रहा है कि जो हमारे इंडिया में जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें किस तरह का माल न्यूट्रिशन यानी कि किस तरह का कुपोषण हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। क्या विटामिन ए की डेफिशिएंसी वाला, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, या आयोडीन डेफिशिएंसी? तो कौन सी डेफिशिएंसी यानी कौन सा कुपोषण हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? तो द राइट आंसर विल बी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यानी कि जो हमारे खाना है या फिर जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें प्रोटीन की कमी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सो होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे एंड इट इज़ द ऑफिशियल आंसर की अपलोडेड बाय द हरियाणा PCS। सो आई हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस आप सभी के लिए। होप आपकी प्रिपरेशन आगे के एग्जाम्स के लिए अच्छी चल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड अब तक आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए आपके फेलो मेट्स के साथ जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड ऑल्सो कमेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट होता है एंड ऑल्सो कोई भी क्वेश्चन या चीज़ें हैं तो आपको कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड होप यू आर डूइंग ग्रेट। थैंक यू।